रामपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला जिसे नवाबों के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा कर लिया था तब केवल रामपुर ही एक ऐसा ज़िला था जहां अंग्रेज़ कब्ज़ा नहीं कर पाए थे। रामपुर नवाब इकलौते ऐसे नवाब थे जिनका अपना रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो आज भी मौजूद है। बस फ़र्क इतना है कि आज वो खंडर हो चुका है। वैसे तो रामपुर पूरी दुनिया में चाकू के लिए मशहूर है, लेकिन मैं आपको रामपुर की एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है रज़ा टेक्सटाइल लिमिटेड। मेहरबान कदरदान, माय नेम इज़ रोहन कृष्ण चौहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RKC ब्लॉग स्टार। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी टाइम हुआ है 12:54 और आज है मंडे 24 में। तो गाइस बेसिकली आज का ब्लॉग नहीं, आज एक डॉक्यूमेंट्री होने वाली है। तो अभी मैं खड़ा हूँ रज़ा टेक्सटाइल की ज़मीन पर। ये जो रज़ा टेक्सटाइल है बेसिकली इसको बंद हुए 30 साल हो चुके हैं और ये 1991 में बंद हुई थी मतलब। और गाइस इसको देख रहे हो पूरा बंजर पड़ा है, इस टाइम पूरी बंजर ज़मीन हो चुकी है इस टाइम। तो कोई मतलब इस पर बेसिकली कोर्ट केस चल रहा है इस ज़मीन का, मतलब कोर्ट के अंडर आ गई है ये ज़मीन। तो इसके बारे में यार जानने के लिए, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसकी हिस्ट्री में जाने के लिए जो यहाँ के पुराने लोग हैं, जो भी जिन्होंने भी इस फैक्ट्री में काम किया है, उनसे मिलना पड़ेगा और उनका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि पहले कैसे क्या हुआ करता था। और जैसे कि आप देख ही सकते हो कि बंजर ज़मीन पड़ी है, यहाँ पे खाली ज़मीन है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, कुछ नहीं है, सब बंजर है। पहले यहाँ पे किसी टाइम में फैक्ट्री हुआ करती थी जो रामपुर की टॉप फैक्ट्रियों में से और बड़ी फैक्ट्रियों में से एक थी। और यहाँ पे सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह और तरीके के जानवर या नेवले वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अभी मैं खड़ा हूँ तो मुझे बहुत ध्यान रखे, जब भी आओ तो जीन्स वगैरह सब जो शूज़ वगैरह पहन के आओ, फुल फिट हो गया ना। यहाँ पे पीछे देख रहे हो आप, उधर धुआं निकल रहा है, उधर वो किट प्लाई फैक्ट्री है जो पास में ही है, वहाँ पे प्लाई बनती है बेसिकली। तो इस फैक्ट्री के बारे में जानने के लिए हमें इस फैक्ट्री के जो पुराने लोग हैं, आज भी जो लोग हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग नहीं रहे, उनसे मिलना पड़ेगा। तो उनसे मिलने भी चलेंगे अभी। और यहाँ पे आज भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी मौजूद हैं। पूरी मेहनत करूँगा कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ और आपको समझ में आ सके। और इस डॉक्यूमेंट्री को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सबको पता चले कि रज़ा टेक्सटाइल एक्चुअली में है क्या। तो मैंने इस फैक्ट्री के जो उस टाइम लोग काम करते थे, उस टाइम जो यूनियन लीडर रहे हैं, जिनका नाम है प्रेम कुमार तिवारी जी, उनसे बात करने की कोशिश की थी और उनसे बात मैं कर पाया। और सबसे बड़ी चीज़ यार क्या है कि अभी बहुत कम लोग रह गए हैं ना, तो यार इन्फॉर्मेशन मिलना, वैसे मैंने इंटरनेट पे भी देखी तो इंटरनेट पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन गलत भी है और सही भी है, तो नहीं मान सकते। तो जो पुराना इंसान है वही बता पाएगा। तो अभी सबसे पहले चलते हैं प्रेम कुमार तिवारी जी के घर पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो यहाँ पे जब काम होता था फैक्ट्री में, तो यहाँ के जो यूनियन लीडर थे प्रेम कुमार तिवारी जी, मैं उनके घर पे पहुँच चुका हूँ। तो मैं आपको मिलवाता हूँ अंकल से। तो ये हैं प्रेम कुमार तिवारी जी जो यहाँ के यूनियन लीडर रह चुके हैं। तो अंकल आप मुझे बताइए कुछ इस फैक्ट्री के बारे में, इसकी शुरुआत कब हुई? इस फैक्ट्री की शुरुआत सन 1939 में हुई थी। 16 अगस्त 1939 को इसका जो है शिलान्यास हुआ था। और सन 1941 में ये रनिंग में आई। तो अंकल ये बताइए मुझे कि इस फैक्ट्री मतलब ये नवाबी टाइम में शुरुआत हुई थी इसकी? जी हाँ। तो उस टाइम कौन से नवाब हुआ करते थे? रज़ा अली खान जो थे रामपुर के नवाब थे,
जी। उन्होंने रामपुर की जनता के रोजगार के लिए रामपुर में कई फैक्ट्रियों का निर्माण कराया था जी। और उसी में से एक रजा टेक्सटाइल थी, जिसको के कानपुर के रहने वाले एस के श्रीवास्तव ने इसका निर्माण कराया था। मैं अंकल आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये फैक्ट्री जो थी ये रामपुर की मतलब सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से थी, ये बात सच है? ये हाँ, रामपुर की B1 फैक्ट्री थी जी। और यहाँ पर बहुत अच्छा कपड़ा, जिसमें नंबर 1 पे मच्छरदानी बनती थी, जो कि भारत सरकार की आर्मी को सप्लाई होती थी। उसके बाद आर्मी का यहाँ कपड़ा बनता था, वर्दी का, दरी बनती थी जी। यहाँ पर पहले धोती वगैरह, पापलेन, सबसे मशहूर यहाँ की खादी और लट्ठा था। उसके बाद सन 74 के बाद इसमें तरक्की हुई जी। ऑटोमेटिक मशीनें लगी और यहाँ नई नई तरह के कपड़े जैसे टेरिकॉट, यहाँ पे बलून भी बनी और आपके बड़ी अच्छी उससे फैक्ट्री चल रही थी। लेकिन मैनेजमेंट की पॉलिसी की वजह से सन 86 के बाद ये फैक्ट्री जो है डाउन होनी शुरू हो गई और हालात ये हो गए कि धीरे धीरे फैक्ट्री ये बंद होती चली गई। जब फैक्ट्री चालू थी तो कम से कम इसे 3200 कर्मचारी काम करता था, जिसमें 2600 कर्मचारी परमानेंट था और बाकी जो है टेम्परेरी कैजुअल, और लगभग 32 लाख रुपए का इसका टर्नओवर महीने का था। उस टाइम अंकल मैं जानना चाहूँगा आपसे कि उस टाइम कितनी पे हुआ करती थी वर्कर्स की, नॉर्मल वर्कर की और हाई पे वर्कर्स की? नॉर्मल वर्कर पे जो थी, जो सबसे कम ग्रेड था वो यहाँ था 850 रुपये और सबसे हाई रेट था 1650 रुपये का। ये मतलब कर्मचारी की वेतन था, ऑफिसर ग्रेड को छोड़। तो अभी मैं आपको दो ऐसे लोगों से मिलवाना चाहूँगा जो इसमें पहले काम करते थे, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो अंकल आप पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सलीम नाम है। आपका नाम सलीम है और आपका? आप दोनों ही काम करते थे? हाँ जी। अच्छा, मुन्ना। तो आप उस टाइम काम करते थे, तो ये बताइए कि उस टाइम में और इस टाइम में मतलब फैक्ट्री बंद होने के बाद जी क्या क्या परेशानी आई? सब परेशानी है जी, जब से। कुछ बताइए ताकि लोग समझ पाएँ। हाँ, सब जब से परेशानी है, भूखमरी हो गई है जी, समझे। परेशानी तो ये है कि बच्चों को परवरिश ढंग से नहीं करा पाए, समझे, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भागे फिरे, समझे, किसी ने ठेला लगाया, किसी ने कहते मजदूरी करी, इसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण किया, समझे, समय को गुजारा। और आज भी मतलब ये है कि कोई हमको किसी तरह का कोई भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी आस में लोग आस लगाए बैठे हैं। काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी छोड़ के चले गए जी, लेकिन उनको जो है कोई सरकार से या अदालत से न्याय नहीं मिला है। ये सब परेशानी वर्कर के सामने हैं। A few moments later. तो अभी हम चलेंगे अंकल के साथ थोड़ा टेक्सटाइल की तरफ और देखने की कोशिश करेंगे कि जो आज हम देख सकते हैं, जो भी इमारतें या फिर जो भी प्लेग्राउंड है या फिर जो भी चीज़ें बची हैं इसके अंदर, मतलब पहले क्या हुआ करता था, पहले और आज में क्या फ़र्क है वहाँ पे, है ना। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी अच्छे से। तो ये डॉक्यूमेंट्री आप पूरी देखना और अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, ऑल ओवर वर्ल्ड से पहुँचाना आप लोग। तो अंकल चलें फिर हम? चलिए। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं रज़ा टेक्सटाइल के हेड ऑफिस के सामने। तो अंकल से जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में कुछ। तो अंकल आप हमें बताइए कि ये कब बनाया गया था? ये तभी बनाया गया था जब फैक्ट्री बनाई गई थी? जी हाँ, सही बनाया गया, तभी बनाया गया था। अंकल इसमें क्या काम होता था? ये पूरी फैक्ट्री का हेड ऑफिस था। यहाँ पर जो है मैनेजमेंट का सारा काम यहाँ चलता था जी। यहीं से वर्कर को सैलरी वगैरह मिलती थी और ये यहाँ का मुख्य कार्यालय था। जब फैक्ट्री रनिंग में थी जी, तो इसकी रौनक कुछ और थी। आज ये आपके सामने खंडर खड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल खंडर हो चुका है अभी। तो आप देख सकते हो इधर कूड़ा पड़ता है बिल्कुल इसके सामने। तो ये मतलब बिल्कुल एकदम खंडर ही है एक तरीके से। मैं कोशिश करूँगा थोड़ी आगे बढ़ के अंदर से मैं अपने आप जाऊँगा थोड़ा सा शूट लेके
आ जाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर सब कूड़ा कबाड़ा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बदबू वगैरह आती है। टॉयलेट करने आते हैं लोग यहाँ पे अब, और ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं है। मैं इस फैक्ट्री को देख ही रहा था और तभी चला आ रहा है, अंदर अंदर जा नहीं सकते हो आप, इतनी लैट्रिन पड़ी होगी। देखा आपने, अंकल ने भी कहा उन लोगों से, तो काफ़ी गंदगी है अंदर, तो कहना पड़ता है ना, लेकिन तब भी लोग नहीं मानते। तो ये था यहाँ का हेड ऑफिस। तो अंकल अब हम किधर चल रहे हैं बताइए। अब हम चलेंगे इसकी जो इमारत में पोस्ट ऑफिस था, तो सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ था इसका हेड ऑफिस, थोड़ी ही दूर पे हम आए तो इधर है इसका पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस कुछ इस तरीके से दिखता है, और चलते हैं इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को, है ना। ये पोस्ट ऑफिस जब फैक्ट्री का निर्माण हुआ था जी तभी इसकी स्थापना हुई थी, जी कि जिससे जो एक कंपनी कानून में सुविधा होनी चाहिए उसके तहत इसको बनाया गया था, कि यहाँ का वर्कर अपने जो भी कहते चिट्ठी भेजना है, पैसा वगैरह करना है, वो इसी पोस्ट ऑफिस सब करते थे जी। और ज्वाला नगर में यही पोस्ट ऑफिस प्रथम पोस्ट ऑफिस था, जो कि आज ये खंडर हो चुका है और ये सरकार से खाली करा दी। तो अंकल आपको कुछ पता है कि अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया है? ये पहले शिफ्ट आगापुर चौराहे पे था जी, और अब शिफ्ट ये शशिमुनि धर्मशालाबाद हो गया। तो पोस्ट ऑफिस के जस्ट बराबर में ही है महिला मंडल। तो अंकल से जानने की कोशिश करते हैं कि कब इसका निर्माण हुआ था, मतलब। इसका 1970 में निर्माण MP श्रीवास्तव जो यहाँ फैक्ट्री के जनरल मैनेजर थे उन्होंने कराया था जी। और इसमें जो यहाँ की महिलाएं थी उनको सिलाई कढ़ाई का काम निःशुल्क सिखाया जाता था। कंपनी बंद होने के बाद ये भी बंद हो गया। इसके बराबर में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है जी। इसमें अगर किसी के यहाँ वर्कर के चोट लगती थी या सिस्टम ख़राब होती थी तो यहाँ उसका इलाज होता था। उसके बराबर में वर्कर के बच्चों के लिए एक स्कूल का निर्माण सरकार द्वारा कराया गया था, जिसमें आज भी बाहर के बच्चे पढ़ते हैं और वो अपनी जगह स्थित है। तो अभी हम आपको वो स्कूल भी दिखाएंगे चल के, वहाँ पे थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। और इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी जिसमें बहुत सी चीज़ें फेक भी थी। मैंने देखा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी फेक चीज़ें डाल रखी थी, लेकिन मैं अंकल के साथ हूँ तो ये गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ के यूनियन लीडर रह चुके हैं और सब कुछ इन्हीं की देख रेख में होता ज़्यादातर, है ना। तो इनसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होगी। तो अब चलते हैं फटाफट आगे और आपको स्कूल दिखाते हैं। पहले चलते राजकीय बाकर स्कूल के नाम से ये स्कूल है जी। और जब कंपनी का निर्माण हुआ था तभी ये यहाँ के कर्मचारियों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल का निर्माण किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा संचालित हो रहा है, जो आज भी मौजूद है। ये अंकल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? ये पहले तो जब हम पढ़ा करते थे जी, तब पहले से 8वीं तक था, आज ये इंटर है। तो इसका नाम बागर इंटर कॉलेज रख दिया गया है। हाँ, बागर। ये जयप्रदा जी के टाइम में इसका जो है, ये सामने मैदान है जहाँ स्कूल के बच्चे खेला करते थे, उसके सामने ऑफिसर के बंगले बने हुए हैं जी, और कर्मचारियों का आवास हैं। ये फारा बना हुआ है। जब फैक्ट्री का निर्माण हुआ था तब ये फैक्ट्री कब चालू हुई उसका वो पड़ा 1942 जी। और ये ज्वाला नगर लिखा हुआ है। जो एक फाउंटेन लगा है यहाँ पे बीचों बीच ग्राउंड के, जो कि अब चलता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा फाउंटेन अब बन सकता है। उस टाइम का बना हुआ है ये, नवाबी दौर का।
फैक्ट्री का मेन गेट हुआ करता था जी। अच्छा एंट्री का। एक गेट ये था, इसमें चारों तरफ गेट थे, गेट बना हुआ है। जी। एक गेट ये साइड में है, ये देखिए आप जी। और यहाँ पर जो है फैक्ट्री का एंट्री गेट था। ये सब फैक्ट्री थी। जी। यहाँ फैक्ट्री के साइकिल स्टैंड लगा बना हुआ था इस जगह, जहाँ अभी सब ढाल कूड़ा देख रहे हैं। यहाँ सब मशीनें लगी हुई थी। जी। यहाँ आप आज जंगल देख रहे हैं, ये सब मशीनें लगी हुई थी। यहाँ आज जंगल आप देख रहे हैं। यहाँ से वर्कर की एंट्री हुआ करती थी। और आइए मैं बताऊँ आपको, बड़ी बड़ी हैवी मशीनें इस फैक्ट्री में थी। यहाँ पर मैनेजर डॉक्टर का ऑफिस हुआ करता था। अच्छा। और इस जगह जनरल मैनेजर का ऑफिस हुआ करता था। जी। आज यह सब खंडर आप देख रहे हैं, कूड़ा करकट पड़ रहा है। ये सब फैक्ट्री का एरिया है। ये जितना आप देख रहे हैं जी। ये सब फैक्ट्री एरिया है। लगभग 6-6.5 एकड़ में फैक्ट्री फैली हुई थी। ये आप जो देख रहे हैं शायद पीछे कॉलोनी बनी हुई है। जी। ये सब फैक्ट्री की ज़मीन थी। फैक्ट्री ज़मीन ये सब फैक्ट्री ज़मीन। यहाँ कभी फार्म हाउस हुआ करता था, जी। खेती हुआ करती थी। इसके जेट बराबर में रेलवे स्टेशन था। जी। हमारे वर्कर आने जाने की सबको कोई परेशानी ना हो, इसलिए रेलवे स्टेशन था ये। जी। ठीक है साहब। और वैसे तो याददाश्तें बहुत हैं यहाँ की। जी। लेकिन कंपनी जब से बंद हुई, जी। वर्कर एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया और आज तक उसको कुछ सहायता नहीं मिली। और आज ये कंपनी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर में वर्कर अपने पैसे के लिए आस लगाए बैठा। और इस कंपनी बंद होने से बेरोजगारी फैली, वो तो हुई, लेकिन बहुत लोग जो है दुनिया छोड़ के चले गए और उनको अभी तक कोई सरकार की ओर से कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। जो मिली है वो ना के बराबर मिली है। मतलब सरकार महमूद साहब ने चलाई थी स्कीम, जो कि माननीय राजीव गांधी जी के समय की थी। उसमें वर्कर को 20-25 हज़ार रुपये करीब मिला। बाकी जो उसका मेन हक है वो उसको आज तक नहीं मिला। और ये फैक्ट्री जो है सन 23/9/91 बंद हुई थी। और 23/9/91 के बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर में चली गई थी। उसके बाद ये सन 1998 12/98 में जो माननीय उच्च न्यायालय के अधिकार में है। अच्छा अंकल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस फैक्ट्री की नींव कब रखी गई? इस फैक्ट्री की नींव देखिए, जहाँ तक मेरी कथित जानकारी में है, इस फैक्ट्री की नींव रखी गई थी 16 अगस्त 1939। सन 38 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, अक्टूबर सन 38 में। जी। 39 में इसकी नींव रखी गई। देखिए बताने को तो बहुत कुछ है इसमें। कम से कम 9-9.5 करोड़ की मशीन थी। जी। जो कि सब चोरी हो गई। और उस चोरी में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ रहा। और इसके उसमें काफ़ी अफसर भी लपेटे में आए, उन पर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई हुई, वैसी कार्रवाई हुई। बाकी शायद अगर ये फैक्ट्री आज चलती होती तो इसकी कहते रौनक कुछ और होती और हज़ारों वर्कर इसमें काम करता। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत प्रयास करे गए, लेकिन मैनेजमेंट अपने उस पर अड़ा रहा और ये फैक्ट्री आज जो है बर्बाद हो गई, जो आपके सामने है। तो सारी फैक्ट्री जो है इस टाइम बंजर ज़मीन की तरह पड़ी हुई है। अच्छा अंकल, अभी इसके पेड़ काटे गए थे कुछ साल पहले, तो अंकल उन पेड़ों को कोर्ट के ऑर्डर पे काटा गया था? हाँ, इसके पैसे हैं आपको। 15 फरवरी 2008 में इसकी कहते हैं पहले स्क्रैप की नीलामी हुई। जी। माननीय में वो पैसा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर में है। जी। उसके बाद कहते हैं 13 अप्रैल सन 2012 को इसके पेड़ बिल्डिंग जी कोर्ट द्वारा नीलाम की गई। जी। उसका पैसा 5 करोड़ 15 लाख रुपया जो है वो कोर्ट में है। जी। उसके बाद आमदनी में ये जो आप आवाज़ देख रहे हैं, इसका कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इसकी जो वैल्यूएशन है उसके 10% आप कोर्ट में जमा करें। तो करीब 1 करोड़ रुपया कोर्ट में वो भी जमा है। जी। वर्कर रह रहा उसने जमा कर रखा है। इस फैक्ट्री की स्थापना करी थी HK श्रीवास्तव ने। उनके बेटे जय किशन श्रीवास्तव जो कि इसको देखा करते थे। जी। जी। उसके और इसके जनरल मैनेजर जो थे MP श्रीवास्तव थे। जी।
जब कंपनी रनिंग में आई थी उस वक्त नायडू साहब अंग्रेज जो थे वो इसके मैनेजर थे। उसके बाद MP श्रीवास्तव इसके मैनेजर हुए। सन 75 में MP श्रीवास्तव विजय कुमार श्रीवास्तव के हाथ में इसका चला था जी। और उन्हीं के कार्यकाल में कंपनी बंद हुई, क्योंकि उनको इस कंपनी चलाने की जानकारी नहीं थी। वो इंग्लैंड से जो है अकाउंटेंट का वो पढ़ के आए थे और उनकी जानकारी ना होने वजह से सन 86 फैक्ट्री जो है धीरे धीरे डाउन होने लगी और सन 91 में ये बंद हो गई। तो अंकल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब फैक्ट्री का जो कोर्ट में केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जी ये जब सॉल्व हो जाएगा जी। तो आपको क्या लगता है कि इस फैक्ट्री में मतलब कोई खरीदेगा इसे, फिर मतलब क्या हो सकता है, आपकी कोई राय में कुछ? देखिए, इसकी जो प्रतिक्रिया चल रही है जी, वो ये है कि जो पैसा है उससे वर्कर का भुगतान करो और उसके बाद इस लैंड को सेल करेंगे। जी। अब जो इस लैंड को खरीदेगा, चाहे फैक्ट्री लगाए या ऐसे बिल्डिंग बनाए या कुछ भी कर उसकी कंपनी प्रमोटर से इसका कोई लेन देन नहीं। कोई नहीं। कंपनी जब बंद हुई थी तो कंपनी का इस पे देनदारी जो है बैंकों की है, जी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है करीब 4-5 करोड़ रुपए देनदारी है। वैसे ज़्यादा है, RDBI बैंक की, FCI थी, स्टेट बैंक की है, IC बैंक की है और आपके कुछ सप्लायरों की है और वर्कर की है। जबकि आज की तारीख में ये प्रॉपर्टी अरबों रुपए की है। लगभग 149 एकड़ में फैक्ट्री फैली हुई थी, जिसमें 8.5 एकड़ ज़मीन सन 1954 में स्टेट गवर्नमेंट श्रम विभाग को ये दान कर दी थी। 141 एकड़ लैंड आज भी मौजूद है, जिसमें कुछ जगह खाली पड़ी है। कुछ करीब 31 एकड़ ज़मीन जो है वो कंपनी ने सेल कर दी थी, जिस पर विवाद चल रहा है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने उसको जो है अनलीगल माना है कि आपने अनलीगल बेची। इसलिए प्रमोटर जो थे वो जब BFR में केस चला था जी, तो वहाँ वो केस हार गए थे। कोर्ट ने कहा कि आपको लैंड बेचने का कोई राइट नहीं, आपने अनलीगल बेची। तो मैं अंकल से अब ये जानना चाहूँगा, अंकल मुझे बताइए कि इसमें जो पेड़ काटे गए, बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करती थी, अब तो धूप ही धूप है, पहले तो छाव हुआ करती थी, तो वो अंकल कौन से पेड़ थे, कुछ बताइए। देखिए, सफ़ेदे के थे जी, यूरोपिक के थे, सेमल के थे, जो कटे हैं। बाकी पीपल, शीशम ये आज भी मौजूद है। तब कपड़ा बुना जाता था, तागा बनता था, यहाँ दरी बनती थी, यहाँ पर मच्छरदानी बनती थी, ये सब चीज़ यहाँ पे निर्माण हो जाता। और अंकल ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई होती थी। सप्लाई बाहर माल जाता था यहाँ का, बहुत अच्छा। जी जी। मुझे उम्मीद है इन 22 मिनट के अंदर आप लोग इस फैक्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, लेकिन ये कहानी अभी अधूरी है, इसलिए इसके आगे की जर्नी आएगी पार्ट 2 में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आप पार्ट 2 देख पाएँ और उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाए।